गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे घरों में। तो कल हम लोगों ने कथन एवं तर्क के टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाऊंगा और आप लोगों को बताते जाना है कि कौन सा तर्क हमारा प्रबल होगा और कौन सा तर्क हमारा दुर्बल होगा, ये आपको बताते जाना है। और जितने भी लोग लाइव हैं सभी को जवाब देना है। मैं पर क्वेश्चन पे 30 सेकंड का वेट करूंगा, आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, बस आप सुनते जाना है। बस पहला प्रबल, दूसरा दुर्बल या दोनों दुर्बल या दोनों प्रबल, ऐसे करके आपको बताते जाना है। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, मैं राजीव मिश्रा। और शुरुआत करते हैं हम लोग अपना कथन एवं तर्क चैप्टर की। इसकी कथन एवं तर्क। और कल के वीडियो की आपके पास पीडीएफ पहुंच चुकी होगी। जो लोग पेड बैच में एडमिशन ले चुके हैं उनके पास पीडीएफ्स वगैरह कल से पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए बिल्कुल धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब काम शुरू हो रहा है। 2 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, सैटरडे संडे। फ्राइडे की शाम से ही लॉकडाउन लग जाता है, तो हम लोग किस प्रकार से यहाँ आ पा रहे हैं, कैसे आपको क्लासेस दे पा रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो धीरे धीरे करके सब काम शुरू होंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। जो भी काम किया जाएगा आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे आपका भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए हमारे टाइपिस्ट लोग आते हैं, तो वो लोग सैटरडे संडे नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ नहीं भी होगा तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। क्लास नोट्स की भी पीडीएफ आपको डेली वाइज डेली पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, कथन है क्या हमें अहिंसा में विश्वास करना चाहिए? क्या हमें अहिंसा में विश्वास करना चाहिए? ये पहला कथन है। और तर्क है आपका, पहला तर्क है कि हाँ, गांधी जी भी अहिंसा में विश्वास करते थे। जल्दी से बताएं कि ये जो पहला तर्क मैंने आपको लिख के दिया है, ये तर्क लिखा है, ये प्रबल होगा कि दुर्बल होगा? कथन है क्या हमें अहिंसा में विश्वास करना चाहिए? तर्क है हाँ, गांधी जी भी अहिंसा में विश्वास करते थे। और कमेंट में ये भी लिखेगा कि किस पॉइंट की वजह से ये प्रबल है और किस पॉइंट की वजह से। जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, आशा करता हूँ, मैं ये अपेक्षा रखूँगा आप लोगों से कि ये 10 पॉइंट आप लोग याद कर चुके होंगे। अगर ये 10 पॉइंट आपको याद हो गए हैं तो कथन एवं तर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए? ये बात ठीक है, हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही कह दिया गांधी जी भी अहिंसा में विश्वास करते थे, हमारा ये तर्क क्या हो गया? दुर्बल हो गया। क्या हो गया? दुर्बल हो गया। क्योंकि वो पॉइंट याद करिए वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया था, 1 दिन पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया था ये पॉइंट कि किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क जो होते हैं वो क्या होंगे? दुर्बल होंगे। इस वजह से हमारा ये तर्क क्या हो गया? दुर्बल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
कथन क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए? क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, अमेरिका भी इसका प्रयोग करता है। दूसरा तर्क है नहीं, यह लोगों को शिक्षा से भटका रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है? क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला तर्क है हाँ, अमेरिका भी इसका प्रयोग करता है तो इस वजह से हमें भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है नहीं, यह लोगों को शिक्षा से भटका रहा है। लोगों को शिक्षा से क्या कर रहा है? भटका रहा है। तो बताइए कौन सा प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा? सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, सभी लोग कमेंट का जवाब दें और आपस में बातें ना करें। और अच्छा, एक दो शब्द अगर मुझसे गलत निकल जाते हैं तो उस प्रत्येक शब्द को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं परसों वीडियो बना रहा था तो 2 पॉइंट हो चुके थे, तीसरा पॉइंट में पढ़ा रहा था, गलती से मुझसे निकल गया कि ये 2 पॉइंट हो चुके हैं, तो स्टूडेंट बोला कि सर 2 नहीं 3 हो चुके हैं। आपको ज्ञान से मतलब होना चाहिए, आपको क्या मिल रहा है उससे मतलब होना चाहिए। और इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है, तो मैं एलियन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये स्लिप ऑफ टंग कहलाता है, यानी हल्की सी गलतियां जो बोलने में दिमाग कहीं इधर उधर भटक जाता है तो गलतियां हो जाती हैं। जल्दी से बताएं, क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए? जैसे ही आप देखेंगे अमेरिका, जैसे ही दूसरे देश का नाम देखेंगे, कहेंगे सर ये तो दुर्बल है भैया, बिल्कुल दुर्बल है। क्योंकि आपने हमें उस दिन एक पॉइंट पढ़ाया था कि किसी भी देश एवं उस देश की नीतियों के साथ अगर तुलना कर दी जाए तो हमारा तर्क क्या होता है? कमजोर होता है। दूसरा, नहीं है बहुत सारे लोगों को शिक्षा से भटका रहा है, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की अगर बात करें, डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें, तो ये किसकी बात हो गई? वैश्वीकरण की बात हो गई। किसकी हो गई? वैश्वीकरण की बात हो गई। और हमने बताया था आपको वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण से जुड़े सकारात्मक तर्क क्या होंगे? प्रबल होंगे, और नकारात्मक तर्क क्या होंगे? दुर्बल होंगे। तो ये भी तर्क क्या है? दुर्बल है। ये लोगों को शिक्षा से भटका रहा है, तो ये लोगों का अपना मन, ये लोगों का अपना उसको यूज करने का तरीका है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक, रूस ने जो स्पुतनिक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें जो कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था उससे 100 गुना तेज है हमारा ये मोबाइल आज। इसका आप चाहें तो बेहतर प्रयोग करके आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग रात में क्या क्या इसमें चलाते रहते हैं। एक व्यक्ति हैं एलॉन मस्क, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस व्यक्ति को सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कहा जाता है। सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कहा जाता है। उनके बारे में अगर आप लोगों को ना पता हो तो गूगल पे सर्च करिएगा एलॉन मस्क। एक कंपनी है उनकी, टेस्ला कार की कंपनी है, और दुनिया की पहली कार उन्होंने बनाई थी जो सोलर एनर्जी से चलती थी। वो व्यक्ति साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट नहीं था, और उस व्यक्ति ने मोबाइल में यूट्यूब से पूरा टेक्नोलॉजी सीख कर मिसाइल बना दिया, अपनी मिसाइल बना दी खुद की। और सोचिए उसने यूट्यूब का कितना बेहतरीन प्रयोग किया। और आप लोग क्या करते हैं, कहीं ये मूवी देखते रहते हैं, कहीं वो मूवी देखते रहते हैं।
आजकल युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है, इस मोबाइल के दौर में मोबाइलों तक ही सीमित रह गई है, उसकी दुनिया मोबाइल तक ही रह गई है। अगर हाथ में मोबाइल है, घर में 4 मेहमान बैठे हैं, तो जब तक 2 बार व्हाट्सएप ऐसे करके देख नहीं लेंगे, फेसबुक पे देख नहीं लेंगे, तब तक चैन नहीं मिलता उन लोगों को। इससे दूर निकलिए, इसके आदी मत बनिए, इसको उतना प्रयोग करिए जहाँ तक ये आपका साथ दे सके, इसके आदी बनने की जरूरत नहीं है। तो एक तर्क हमारा हाँ के साथ भी दुर्बल और एक तर्क हमारा नहीं के साथ भी दुर्बल। तो जरूरी नहीं है तर्क में हाँ या ना लिखा हो तो उसमें प्रबल या दुर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या कथन है, अच्छा आज पीडीएफ नहीं बन पाई है इस वजह से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। क्या अंग्रेजी को उच्च शिक्षा हेतु एक माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। तर्क है आपका पहला तर्क है आपका हाँ, ब्रिटेन भी ऐसा ही करता है। हाँ, ब्रिटेन भी ऐसा ही करता है। दूसरा तर्क है आपका हाँ, क्योंकि अंग्रेजी आज वैश्विक भाषा बन चुकी है। हाँ, अंग्रेजी आज वैश्विक भाषा बन चुकी है। तो पहला तर्क का जवाब तो शायद सभी लोगों का आ चुका होगा कि सर दुर्बल है, क्योंकि जैसे ही हम किसी दूसरे देश का नाम देखेंगे तुरंत हम कह देंगे कि क्या है, दुर्बल है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जैसे ही किसी भी तर्क में आप दूसरे देश का नाम देखें वो दुर्बल, दूसरे देश के साथ तुलना कर दी जाएगी, जैसे ही वो तर्क हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ब्रिटेन भी ऐसा करता है तो उस वजह से हम अंग्रेजी सीखें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा तर्क जब आपका है तो देखिए एक हाँ के साथ दुर्बल है और एक हाँ के साथ प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी आज वैश्विक भाषा बन चुकी है, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए हमें ये भाषा सीखनी चाहिए। तो अब ये तर्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसका आ गया, वैश्वीकरण का स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दोनों तर्क समझ में आ गए होंगे अच्छे से। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होगी। बस वो जो 10 पॉइंट मैंने आपको वो जो 10 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे वो आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका कथन तर्क कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या भारत में क्या कथन है, क्या भारत में बिल्कुल भी सैन्य शक्ति ना रखी जाए, तर्क नहीं। विश्व का कोई भी
देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता है। देखिए पहले स्टेटमेंट को समझिए अच्छे से कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो पहला तर्क ये है, दूसरा तर्क है आपका हाँ सभी भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं। राइटिंग तो सभी के समझ में आ रही होगी, कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छा ही लिखूं और थोड़ी बहुत राइटिंग सही भी है। तो कथन है कि क्या भारत में बिल्कुल भी सैन्य शक्ति ना रखी जाए, क्या भारत में बिल्कुल भी सैन्य शक्ति ना रखी जाए। अच्छा ये सा गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए, सा ये वाला बनेगा। बिल्कुल भी सैन्य शक्ति ना रखी जाए तो नहीं, विश्व का कोई भी देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता है। जल्दी से बताएं कि कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। सभी लोग जवाब देते जाएं और अपने आप को चेक करते जाएं कि क्या मैंने ये क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है। अपना आकलन करते जाएं कि आप लोग कितने गहरे पानी में अभी हैं और कितने गहरे में जाना आपको अभी बाकी है। तो नहीं, विश्व का कोई भी देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता है। तो ये भैया बिल्कुल दुर्बल होगा तर्क। क्या होगा? दुर्बल होगा। हम तर्क में ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कोई देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता है। कई देश होंगे जो अहिंसा में भी विश्वास करते होंगे। दूसरा तर्क है हाँ सभी भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो ये भी दुर्बल है, क्योंकि सबकी गारंटी कैसे ले ली हम लोगों ने कि सब अहिंसा में विश्वास करते हैं। कई लोग गांधीवादी भी हैं, कई लोग सुभाषवादी भी हैं। इस भारत देश में जब 1857 क्रांति चल रही थी तो कई लोग गर्मपंथी के नेता थे और कई लोग नरमपंथी के नेता थे। गर्मपंथियों का विश्वास था कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, और नरमपंथियों का विश्वास था, जिसमें गांधी जी वगैरह लोग थे, उनका ये विश्वास था कि हमें लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, हम लोग देश को ऐसे ही आज़ाद करा लेंगे। तो इस देश की, पूरे देश की हम गारंटी नहीं ले सकते। अभी आपके ग्रुप में ही 50 लोग बैठे हैं, अगर कुछ हो जाए तो आपसी में गरियाने लगोगे आप लोग। तो आप ही लोग नहीं है हिंसा में विश्वास करते हो, तो हम ये 20-50 लोग हैं, इनकी गारंटी नहीं ले सकते कि इसमें से पूरे अहिंसा में विश्वास करते हैं या पूरे हिंसा में विश्वास करते हैं। तो पूरे देश की तो गारंटी नहीं ली जा सकती। तो ये दोनों तर्क क्या है? दुर्बल है। आ गया होगा समझ में सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या भारत को कथन, क्या भारत को अपना प्रक्षेपात्र क्या भारत को अपना प्रक्षेपात्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। प्रक्षेपात्र कार्यक्रम समझते हैं क्या होता है? प्रक्षेपात्र जो मिसाइल वगैरह हम लोग लॉन्च करते हैं, मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, तो वो प्रक्षेपात्र कार्यक्रम कहलाता है। तर्क, पहला तर्क है आपका हाँ अमेरिका यही चाहता है, यही चाहता है। अब तो आप लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए होंगे। पहला वाला आंसर सभी का सही होना चाहिए। अगर किसी का गलत हुआ अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा
सुरक्षा तैयारियां समयानुकूल तथा आधुनिक होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ, अमेरिका भी यही चाहता है। नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा तैयारियां समयानुकूल तथा आधुनिक होनी चाहिए। जल्दी से बताएं सभी लोग, कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। तो पहला वाला तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर आ गया होगा कि दुर्बल है। ये पॉइंट तो तुरंत याद आ गया होगा आप लोगों को कि भैया जैसे ही अमेरिका लग गया, तर्क क्या हो गया हमारा, दुर्बल हो गया। दूसरी बात, नहीं, क्या कह रहा है, क्या भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए? जो मिसाइल्स वगैरह भारत लॉन्च करके, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करके भेजता है, तो वो क्या बंद कर देना चाहिए? नहीं। हमने आपको बताया था ये वैश्वीकरण का मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, भारतीय सुरक्षा का मुद्दा है और वैश्वीकरण का मुद्दा है। और अगर वैश्वीकरण और आंतरिक सुरक्षा, भारत की रक्षा और सुरक्षा की बात आएगी, तो अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो हमारा तर्क क्या हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा। तो नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा तथा तैयारियां समयानुकूल तथा आधुनिक होनी चाहिए। समयानुकूल, समय के अनुकूल होनी चाहिए और आधुनिक होनी चाहिए। पता चला किसी देश से हमारी लड़ाई हो रही है और उसके पास ढेर सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह वाले अस्त्र शस्त्र हैं और हम लोग वही धनुष तीर से लड़े जा रहे हैं, धनुष तीर से लड़े जा रहे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, आपने देखा होगा जब भारत देश आजाद हुआ था तब सबके पास 303 हुआ करती थी। हमारे सेना तक के पास भी, यहाँ तक कि सेना के पास भी 303 राइफल थी जो ऐसे करके भरी जाती थी, एक बार कॉप करी जाती थी तब चलाई जाती थी। आज आप देख रहे हैं LMG आ गई है, लाइट मशीन गन जिसको कहा जाता है, AK-47 आ गई है, अब तो AK-56 भी आ गई है, AK-206 भी आ गई है, कई सारी बंदूकें आ गई हैं, 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पार करती हैं। तो ये क्या किया गया है, समय के अनुसार अपने आप को सेना क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। तो ये वाला तर्क हमारा क्या है, प्रबल है। भारत को अपना प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहिए। तो पहला वाला तर्क दुर्बल और दूसरा वाला तर्क हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। आशा करते हैं अभी तक के क्वेश्चंस लगभग अब आपके सही हो रहे होंगे। बस वो 10 पॉइंट आपको रिवीजन करने हैं। जिन्होंने वो 10 पॉइंट ना देखा हो वो कथन तर्क का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लें। आपका गारंटी है कथन तर्क कभी भी गलत नहीं होगा। जिंदगी में आप कथन तर्क गलत नहीं करेंगे और इससे सरल आपको मिलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है ना सभी के हो? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आसान हो रहे हैं। कथन जल्दी से बता दीजिए सभी लोग लिख के कि हाँ सर अब क्वेश्चन आसानी से लग रहे हैं। क्या पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा मानक उचित है। कथन पे ध्यान देना है अच्छे से। कथन ध्यान से पढ़िए। क्या पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा मानक उचित हैं? अब आपको तर्क बताना है कौन सा तर्क प्रबल होगा और कौन सा तर्क दुर्बल होगा। पहला तर्क है हमारा हाँ पृथ्वी को
विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है, दूसरा तर्क है नहीं, इस पर आने वाले खर्च से देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। जल्दी से बताएं कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा तर्क दुर्बल है, जल्दी बताएं सभी लोग। क्या पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा मानक उचित हैं? पहला तर्क है हाँ, पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है। दूसरा तर्क है नहीं, इस पर आने वाले खर्च से देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। जल्दी से बताएं सभी लोग कौन सा तर्क प्रबल होगा और कौन सा तर्क दुर्बल होगा, जल्दी से बताएं। पहला वाला प्रबल है कि दुर्बल है, दूसरा वाला प्रबल है कि दुर्बल है, जल्दी बताएं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा पहला तर्क क्या कह रहा है। सबसे पहले समझिए क्या पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों के लिए प्रस्तावित सुरक्षा मानक उचित हैं। जो पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योग हैं जैसे शराब उत्पादन, जैसे चमड़ा उत्पादन, जैसे ईंट भट्टा, ये सब पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक उद्योग हैं, पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। जैसे गन्ना मिल, ये सब क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत खतरनाक उद्योग हैं। तो इनके लिए जो सुरक्षा मानक बनाए हैं सरकार ने, क्या वो उचित हैं कि नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं पहला तर्क, हाँ पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है। तो भैया ये हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ सकारात्मक तर्क है, इसलिए क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। दूसरा, नहीं, इस पर आने वाले खर्च से देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। पर्यावरण की बात कही जा रही है और यहाँ पर नहीं कह रहा है कितनी भी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाए, उधार लेना पड़े दूसरे को, लेकिन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस वजह से ये तर्क क्या है हमारा, दुर्बल है। अच्छा, इस को देश से ना सोचकर आप अपने परिवार से भी सोच सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए आपके परिवार में कोई मेंबर ऐसा है जो बीमार हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए देश पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी गड़बड़ा जाए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन परिवार के उस मेंबर को बचाया जाता है, उसकी जान बचाई जाती है। वहां पर आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, नहीं हो रही है, लोगों से उधार ले लिया जाता है, रिश्तेदार से उधार लेके उसको बचा लिया जाता है, क्योंकि जान है तो जहान है, हम जिंदा रहेंगे तो वो पैसा फिर वापस कर देंगे। सेम यही देश के साथ भी होता है। देश में भी पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस वजह से पहला तर्क क्या है, प्रबल है, और दूसरा तर्क क्या होगा हमारा, दुर्बल हो जाएगा। अब तो आप लोगों को धारा प्रवाह एक आपके अंदर एक डर जो रहा है इस चैप्टर का, वो डर निकल गया होगा कि सर हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं लगते हैं। बस वो 10 पॉइंट आप याद रखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना लगा पाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, कथन है आपका, क्वेश्चंस लग रहे हैं ना सभी से, जल्दी से कमेंट करके बताते जाएं। क्वेश्चन लग रहे हैं ना सभी से, और अगर लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अध्ययन परिवार को एक सुदृढ़ परिवार बनाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उनको जोड़िए,
बताइए कि हाँ एक टीम यहाँ पर भी काम कर रही है, इलाहाबाद की एक प्रतिष्ठित टीम, उत्तर भारत की एक प्रतिष्ठित टीम आपके साथ लगी हुई है। आप पढ़ाई करिए, हमारे सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। जोड़ने का काम आप लोगों का है, पढ़ाने का काम हमारा है। हमारा प्रचार प्रसार, हमारी बढ़ोतरी आप लोगों पर निर्भर करती है, आप ही बढ़ाएंगे। चलिए क्या है भैया कथन, क्या गर्भावस्था के दौरान, क्या गर्भावस्था के दौरान क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, लगा दिया जाना चाहिए। पहला तर्क है, पहला तर्क है हमारा हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अंततः सामाजिक असंतुलन होगा, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े और हार्ड कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या होगा, भ्रूण हत्या जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ रही है, अंधाधुंध मादा भ्रूण हत्या करी जा रही है। दूसरा है नहीं लोगों के उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। दूसरा, नहीं लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अब बताइए इसमें कौन सा तर्क हमारा प्रबल होगा और कौन सा तर्क हमारा दुर्बल होगा, जल्दी से बताएं। तो देखिए, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है, गर्भावस्था में लोग अल्ट्रासाउंड करवा के ये चेक कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो समाज में ये एक गलत धारणा फैली हुई है, समाज में ये गलत धारणा फैली हुई है कि नहीं लड़का ही होना चाहिए, और औरत के जान की स्वयं औरत ही दुश्मन बनी हुई है। घर की सास ही ये नहीं चाहती है कि हमारी बहू के लड़की हो, और सास होकर स्वयं वो महिला भूल जाती है कि खुद वो एक लड़की है। अगर सब लोग बच्चे ही पैदा करेंगे, लड़के ही पैदा करेंगे, तो ये समाज कैसे चल पाएगा हमारा। हमारे समाज में, हमारी इस पृथ्वी में जो भगवान ने ये स्वर्ग लोक बनाया है, इसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। इस पे महिला और पुरुष की जो संख्या होनी चाहिए वो लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर यही स्थिति ऐसी हो गई कि महिलाओं की स्थिति बहुत गिर जाएगी, महिलाओं की संख्या बहुत गिर जाए और पुरुषों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, तो क्या ये संतुलन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा।
अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कम है, हरियाणा और राजस्थान वगैरह में तो बहुत कम है। कई सारे प्रोग्राम आते थे, आपने देखा होगा, राजस्थान वगैरह में पंचायत वगैरह चलती है, हरियाणा में। तो जो महिला अगर बेटी को जन्म देती थी तो उस महिला को मार दिया जाता था। और ये कितनी भद्दी सोच है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है तो वो इंसान, और भगवान ने उसे इंसान बनाकर दुनिया पर भेजा है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। लड़के कि अपना एक घर नहीं संभाल पाते हैं, एक परिवार नहीं संभाल पाते हैं, और लड़कियां दो दो परिवारों को संभालती हैं। लड़की जिस घर से विदा होकर आती है अपने माँ बाप वाले परिवार को भी संभालती है, और जिस नए घर में आती है उस माँ बाप के परिवार को भी संभालती है। दो दो परिवारों को बांधे रखने का काम करती है वो लड़कियां। दोनों जगह का नाम रोशन करती हैं लड़कियां, लेकिन लड़के तो लड़के हैं। चलिए, तो हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है, अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। तो ये तर्क बिल्कुल सही है, अंधाधुंध हत्या होती है, प्रबल है ये। दूसरा, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक है, ये बात सही है कि जानने का अधिकार है, लेकिन जानने के बाद जो मार देते हैं वो क्या है, गलत है। तो ये जो कथन कहा गया है, कथन पूरी तरह सही है। तो ये कथन नहीं के साथ क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल। नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। पहला प्रबल, दूसरा दुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क का निशान है। और पहला तर्क है हमारा तर्क, हाँ, मौजूदा रफ्तार में खनन कार्य चलता रहा तो कोयला भंडारण अधिक दिन तक नहीं रहेगा। हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। बताएं ये तर्क प्रबल है कि दुर्बल है? बताएं जल्दी से, ये तर्क प्रबल है कि दुर्बल है? अब देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, और अगर इस वीडियो को हमारे बड़े अधिकारी, हमारे बड़े राजनीतिक स्रोतकर्ता वगैरह इसको देखें तो शायद उनके कानों में भी कुछ जुड़ेंगे। एक देश है हमारा बेटा जापान। क्या है? जापान। जापान के पास बहुत अधिक कोयला भंडार हैं, बहुत सारे कोयला भंडार हैं, लेकिन जापान अपने कोयला भंडार का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी के गर्भ में जो छुपे हुए संशोधन हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दोहन हम लोग उनका करेंगे
तो वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और वो कोयला कहाँ से निर्यात करता है, कहाँ से मंगाता है? भारत से। और हमारे देश के इन लोगों को क्या कहा जाए, निज्जर बेवकूफ किस्म के लोग कहा जाए कि भंडारण इतनी तेजी से हम लोग इसका उत्खनन कर रहे हैं, इतनी तेजी से निकाल रहे हैं। पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं लगी हुई है कि तुरंत का तुरंत बना देंगे। आज निकाल लीजिए, कल नया कोयला बन गया, आज निकालिए, कल नया कोयला बन गया। ऐसा कोई मशीन नहीं है। हजारों लाखों साल बाद वो कोयला बन के तैयार होता है। तो इतनी तेजी से अगर दोहन का कार्य चलता रहा तो ये भंडार बहुत अधिक दिन चलने वाले नहीं हैं। पेट्रोलियम का भी हाल यही है। इसीलिए कहा जाता है कि बेकार में पेट्रोल आप ना खर्च करें। पृथ्वी से निकले हुए जितने भी ऊर्जा संशोधन हैं ये सीमित हैं। इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे और लोग बेपरवाह होकर चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लोग फिर पैदल हो जाएंगे। सोलर एनर्जी पर लोगों ने ऊर्जा का नया स्रोत इसीलिए वैकल्पिक स्रोत ढूंढा कि अगर बाई चांस पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो हमारी ये गाड़ियां वगैरह किससे चलेंगी, लाइट खत्म हो जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम किससे चलेंगे। तो वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ इंसान भाग रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा को ढूंढ रहा है क्योंकि पेट्रोलियम एक ना एक दिन खत्म होना है, डीजल एक ना एक दिन खत्म होना है, कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, हमारे देश में भंडारण भी खत्म हो जाना है। तो इनका जो उपयोग है बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। इस वजह से ये तर्क क्या है, प्रबल है। क्या है? प्रबल है। आशा करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक आप लोगों के पास क्वेश्चंस की पीडीएफ पहुंच जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके टाइप होके पहुंच चुके होंगे आपके पास। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको लगा लीजिएगा। जो ना समझ में आए वो आप क्वेश्चन इमरान सर के पास भेज दीजिएगा, मैं आपके सभी जवाब दूंगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।